हेलो एवरीवन, पार्ट नंबर 9 देखेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 57 जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है। एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी जो है वो बुक चल रही है। तो इसमें हमारे पास मैं एक स्लाइड मिस कर गई हूँ, इसमें वो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो जैसे कि इसमें मैंने सीधा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाली स्लाइड डाल दी है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विसेज, ट्राइब्यूनल्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज एंड 63rd जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस। तो अभी हम जो है अपना 57 जो चैप्टर है, फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडियन पॉलिटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इंट्रो से हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो में आपको ये याद रखना है कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 2011 के अंदर, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, एंड ताकि इसका प्रोटेक्शन भी हम कर सकें, मतलब इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए ये आया था और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है इसको मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 3 जो है वो चेंजेस आते हैं किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो अब हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो है कि राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसको एज अ फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 19 के अंदर। दूसरा, इसको इंक्लूड कर दिया गया न्यू डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर ऑन द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये आर्टिकल आपका 43B के अंडर आया। तो ये आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फंडामेंटल राइट के अंदर है? यस। डीपीएसपी में है? यस। और तीसरा हम ये देखेंगे कि एक न्यू पार्ट के अंदर इसको ऐड कर दिया गया जो कि पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका नाम ही क्या रख दिया गया, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और इसके आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं, जो है आर्टिकल 243 ZH2 243 ZT, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंट्रो में याद रखनी है। इसके आर्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं भूलने, आर्टिकल 19 ऑफ फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 43B जिसके अंदर न्यू डीएसपी में इसको डाला गया। उसके बाद पार्ट नंबर 9 जो कि इसको मतलब अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पार्ट ही बना दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसके आर्टिकल 243 ZH से लेके 243 ZT तक हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो इसके अंदर जो है कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, वो पहले लिख देती हूँ, फिर एक एक करके उसको देख लेंगे। तो पहला है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दूसरा है नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स, ठीक है। मतलब उनका कितने नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें होंगे और कितनी उनकी टर्म होगी, इसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड, मतलब इनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th नंबर पे हमारे पास आएगा सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास आएगा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देन 6th हमारे पास आएगा राइट ऑफ मेंबर्स टू गेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आएगा। एंड लास्ट इसमें हमारे पास पॉइंट है 10 पॉइंट्स है टोटल, एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एंड 9th हमारे पास आएगा एप्लीकेशन टू यूटीज यूनियन टेरिटरीज। एंड 10th वन इज कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। तो अभी एक एक करके फटाफट से इसमें
देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहला इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर है ना, जो वो प्रोविज़न बनाएगी कि कैसे हमें इसको क्रिएट करना है, कैसे वाइंड अप करना है, एंड किस प्रिंसिपल पर ये बेस होगा। प्रिंसिपल ऑफ, ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस होगा? वॉलंटरी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनॉमस फंक्शनिंग। तो इन चीज़ों के बेस पे इसको बनाया जाएगा। और इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या आ जाएगा कि कैसे इनको मतलब अपॉइंट करना है और कैसे इनको रिमूवल करना है, कैसे वाइंड अप करना है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे और ऑफिस बेयरर जो है, मेंबर ऑफ बोर्ड कितने होंगे, ऑफिस बेयरर कितने होंगे। तो टर्म की भी इसमें हम बात करेंगे। तो जो बोर्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे? मैक्सिमम जो है वो आपके 21 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटर है, हमने यहाँ पे भी बात की थी कि कौन अपॉइंट करेगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर को ध्यान में रखना है इसमें आपने, ठीक है। तो सेकंड वाले पॉइंट में भी ये याद रखना है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोवाइड करता है कि रिजर्वेशन होनी इसमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक बंदा जो है SC शेड्यूल कास्ट से होगा, एक जो है वो शेड्यूल ट्राइब से होगा, और 2 जो है वो वुमेन की सीट फिक्स की गई हैं फॉर एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जहाँ पे 21 जो है वो मेंबर हो सकते हैं। उनमें से ये 4 मेंबर्स इन उसमें से आएंगे, ठीक है। 1 SC होगा, 1 ST होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो इनकी रिजर्व है फिक्स, ठीक है, एंड 2 वुमेन्स की सीट फिक्स है। उसके बाद इनकी जो टर्म है, यहाँ पे हमने टर्म की भी बात की, तो टर्म जो है वो 5 ईयर से फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्वाइनिंग से नहीं होगा, जब से इलेक्शन की डेट होगी तब से इनकी जो है 5 ईयर की टर्म स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऐसे प्रोविजंस बनाएगा कि किस फील्ड से जो है वो होने चाहिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर कौन सी फील्ड से होने चाहिए। जैसे आपका हो गया बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन चीज़ों में अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन की हुई है उनमें से मेंबर ऑफ बोर्ड जो है वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ सच कोऑपरेटिव मेंबर शैल नॉट एक्सीड 2 इन एडिशन टू द 21 डायरेक्टर्स। उसके साथ साथ ऑप्टेड मेंबर शैल नॉट हैव राइट टू वोट इन एनी इलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एलिजिबल टू बी एज ऑफिस बेरर ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे ये जो मेंबर्स होंगे उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा किसी भी इलेक्शन में, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन होते हैं उनके अंदर। तो जो फंक्शनल डायरेक्टर्स होंगे ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो भी वही जो है वो मेंबर होंगे बोर्ड के, एंड सच members shall be excluded for the purpose of counting the total number of the directors, जो कि 21 है, ओके। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड, अभी हम इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड की जो थर्ड पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो इसमें इलेक्शन जो है वो कंडक्ट पहले ही करवा लिया जाएगा जब एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बोर्ड, कोई मेंबर एक्सपायर हो रहा होगा जिसकी टर्म जो है वो एक्सपायर हो रही है, तो उससे पहले ही, मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बोर्ड जो है वो इलेक्शन जो है वो करवा लेने हैं। एंश्योर करना है कि जो न्यू इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसको फटाफट से इमीडिएटली जो है ऑफिस में भेज दिया जाए, ताकि जो एक्सपायरी टर्म हो रही है बीच में कोई गैप ना आए, ठीक है, तो काम फटाफट से नेक्स्ट वाला बंदा संभाल ले। तो जो सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन कंट्रोल जो है ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जो ये करवाए जाते हैं, ये सारा किसके द्वारा करवाया जाता है? स्टेट लेजिस्लेचर इसकी देखरेख करेगी सारा, ठीक है। अभी हम 4th पॉइंट पे चलते हैं जो कि बात करता है सुपर सेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि नो बोर्ड शैल बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के बाद जो है 6 मंथ के अंदर तो रख सकते हैं, उसके बाद नहीं रख सकते। और अगर रखना है तो कुछ केसेस हैं, जैसे ऑफ इट्स परसिस्टेंट डिफ़ॉल्ट, ऑफ नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज़, अगर किसी ने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं किया सही ढंग से इसलिए। नेक्स्ट है
ऑफ कमिटिंग एनी एक्ट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और द मेंबर्स, मतलब अगर हित में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हित में किसी ने काम नहीं किया तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफ बीइंग स्टेलमेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द फंक्शन ऑफ द बोर्ड, अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी ने काम नहीं किया तो। उसके बाद ऑफ द इलेक्शन बॉडी हैविंग फेल्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ द स्टेट एक्ट, अगर किसी ने, अगर मान लीजिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं लेकिन उस अकॉर्डिंग से नहीं करवाए, जैसा कि स्टेट एक्ट में प्रोविजन दिए गए, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं गए तो उन केसेस में जो है एक्सीड कर सकता है, अदरवाइज 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही कोई ये सारी जो है सस्पेंशन केसेस लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद द बोर्ड ऑफ सच कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ही नहीं है और फिर भी इनके ऊपर सस्पेंशन के ऑर्डर्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड कोई भी फाइनेंशियल लॉस इस चीज़ में नहीं होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं है उस टाइम पे, तो इस चीज़ की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एंड इन केस ऑफ सुपरसेशन ऑफ द बोर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड टू मैनेज द affairs such as the cooperative shall arrange for the conduct of the election within the period of 6 months and hand over the management to the elected board, अगर सुपर सेशन करना है तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवा लेने हैं ताकि कोई गैप क्रिएट ना हो और स्मूथली कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम चलता रहे। नेक्स्ट हमारे पास 5th पॉइंट आता है ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसके अंदर भी सेम जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोविजन बनाएगा कि कैसे जो है वो ऑडिट करवाना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, एंड जो ऑडिट्स होना है वो एटलीस्ट वन फाइनेंशियल ईयर में एक बार तो होना ही है, इसमें ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो रहेगा ऑडिटर्स का वो भी कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेंगे कि कौन से बंदे ऑडिट करेंगे कौन से नहीं करेंगे। एंड एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऑडिट की जाएगी बाय द ऑडिटर, जो कि कौन अपॉइंट करेगा, जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो ये ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग फर्म होगी ये अपॉइंट की जाएगी फ्रॉम अ पैनल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उस पैनल को जो ऑडिट करेगी उसको अपॉइंट करेगा एंड अथराइज्ड होगी ऑन किसके बिहाफ पे, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और जो अकाउंट ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड विद इन द 6th मंथ ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 6 महीने पहले जो है ये ऑडिट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अकाउंट होगी ऑफ अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो कि प्रोविजन बनाएगी ना उसके सामने ही फिर ऑडिट रिपोर्ट रखनी होती है इनको। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है इसमें आई थिंक मैं लिखना भूल गई हूँ, कन्वेनिंग ऑफ द जर्नल बॉडी मीटिंग्स, तो मीटिंग्स की बात भी यहाँ पे आती है, तो वो हम 11th पार्ट लिख लेते हैं मीटिंग से रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या है, मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करवानी है इन्होंने। द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड दैट द एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो होनी चाहिए ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन द पीरियड ऑफ द 6th मंथ, ये सारा 6th मंथ में ही है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ भी रिलेटेड कोई आ जाता है तो 6 मंथ आपको नहीं भूलना है ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। उसके बाद 6th हमारे पास पॉइंट आता है राइट ऑफ द मेंबर टू गेट द इंफॉर्मेशन, कि मतलब इंफॉर्मेशन मिलनी मेंबर के लिए उसके पास वो राइट है, तो द स्टेट लेजिस्लेचर ये जो है एक्सेस देता है हर एक मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी की टू बुक द एंड इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर इनकी पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो रहता है। एंड फर्दर इट में प्रोवाइड फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर इट्स मेंबर्स। उसके बाद रिटर्न्स भी इसी में देख लेते हैं। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको फाइल करना होता है रिटर्न विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड टू द अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट को भेजनी होती है इनको। तो एनुअल रिपोर्ट ये सबमिट करवाते हैं अपनी, और ऑडिटेड स्टेटमेंट जो भी अकाउंट्स की होती है वो सबमिट करवानी होती है इनको स्टेट गवर्नमेंट को। और प्लान बनाते हैं, सर्कुलर
प्रपोजल एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद अमेंडमेंट्स अगर करनी है टू द बाई लॉज तो वो करते हैं ये। एंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ इट्स जनरल बॉडी मीटिंग, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जो भी ड्यू पड़े हुए हैं उनके ऊपर ये सारे इन्होंने भरने होते हैं। उसके बाद एनी अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी रिलेटेड टू द रजिस्ट्रार इन पर्सन्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्टेट एक्ट, तो वो सारा कुछ इनको प्रोवाइड करवाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन वाला। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑफेंसेस एंड द पेनल्टीज। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ऐसे प्रोविजंस बनाती है फॉर द ऑफेंसेस जो कि रिलेटेड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, एंड पेनल्टीज भी डिफाइन करती है अगर किसी ने ऑफेंस किया तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी विलफुली मेक अ फॉल्स रिटर्न और फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देता है तो उसके खिलाफ जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। एनी पर्सन जो कि डिसओबे करे किसी भी समन को जो कि स्टेट एक्ट के अंदर इशू किए गए हैं, तो उसके खिलाफ भी ये हो सकता है पेनल्टीज वगैरह। उसके बाद कोई भी एम्प्लॉयर जो हु विदाउट सफिशिएंट कॉज फेल्स टू पे द कोऑपरेटिव सोसाइटी द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय विद इन अ पीरियड ऑफ द 14 ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, 14 डेज के अंदर अंदर अगर किसी को बोला गया है कि आप पे जो है करेंगे और वो पे करने के अंदर फेल हो गया है तो उस केस में भी पेनल्टी लगाई जाती हैं। उसके बाद एनी ऑफिसर जो कि फेल हो जाता है हैंड ओवर करने में कस्टडी ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, कैश, सिक्योरिटी एंड अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू द ऑथराइज्ड पर्सन, तो उसको भी जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। एनी पर्सन जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस को लेके आगे चलता है और ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन, तो उसके ऊपर भी पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एप्लीकेशन टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें क्या है कि जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं वो सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर लगाए जाते हैं और मॉडिफिकेशन भी की जाती हैं, जैसे टू द स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज द रेफरेंस टू द पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली, ये किया जाता है। ठीक है, जो मतलब स्टेट से रिलेटेड होंगे वो स्टेट लेजिस्लेटर करेगी और जो सेंटर से रिलेटेड होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तभी इसीलिए रिस्पेक्टिवली आया है। उसका नेक्स्ट हमारे पास 9th पॉइंट आता है एप्लीकेशन टू द यूटीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, तो जो प्रोविजन है इस पार्ट के वो अप्लाई होंगे यूटीज के ऊपर भी, एंड प्रेसिडेंट जो है उस टाइम पीरियड उस यूटीज के अंदर डायरेक्ट करेंगे प्रोविजन की क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, और अगर नहीं यूटीज पे लगती है तो वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, अभी ये 10 वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। जो भी प्रोविजन है जो कि रिलेटेड टू है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, वो फोर्स में आने चाहिए स्टेट के अंदर इमीडिएटली आफ्टर द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2011 के में। ठीक है, तो ये प्रोविजंस जो है जैसे ही मतलब इसमें कुछ सुधार किए जाते हैं, अमेंड किए जाते हैं, तो उसको 1 ईयर के अंदर अंदर जो है वो कमेंसमेंट में लाना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा पूरा पोर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का ये कंप्लीट हो गया है। एंड अगर कोई भी पार्ट आपका रह गया हो, समझ ना आया हो, तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हम रीजंस फॉर द 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लेते हैं। तो हमारे पास ये 3rd पॉइंट आता है, यहाँ पे हम रीजंस देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ओवर द ईयर इसने काफ़ी ज़्यादा इसका जो रोल रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, तो वेरियस सेक्टर्स रहा है। सेक्टर्स लाइक आपका हो गया नेशनल इकोनॉमी में इसने काम किया है, एंड कोई हमें ग्रोथ चाहिए किसी चीज़ के अंदर, उसमें इसने काम किया है। एंड वीकनेस इन द सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच दीज इंस्टीट्यूशन वर ऑर्गेनाइज, ऐसा देखा गया है। एंड कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर जहाँ इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए गए, इनडेफिनेटली, एंड नॉमिनेटेड ऑफिसर बियर्स और एडमिनिस्ट्रेशन हैव रिमेन्ड इन चार्ज ऑफ देयर दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द लॉन्ग टाइम। तो अब ऐसा भी देखा गया, मतलब क्या रीज़न रहे कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ी कि कुछ जैसे इन्होंने बोला कि हमें गैप नहीं डालना है, फटाफट से इलेक्शन करवाने हैं। तो ऐसा देखा गया गैप आ गया, फटाफट से इलेक्शन नहीं करवाए और वो जो है चीज़ें बाद में इलेक्ट हुई जाके।
ठीक है, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए ये अमेंडमेंट्स लानी ज़रूरी थी। एंड इट रिड्यूसेस द अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और इसको और जो है प्रोडक्टिव बनाने के लिए। और पहले क्या हो रहा था कि पुअर सर्विसेज जो है वो हो रही थी, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, लो प्रोडक्टिविटी को स्मूथन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये अमेंडमेंट जरूरी था। जो कोऑपरेटिव है वो एक वेल एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चल सके, इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो सके एंड फ्री एंड फेयर तरीके से हो सके। इसलिए जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अमेंडमेंट करनी ज़रूरी थी, और इसको रिवाइटलाइज करना ज़रूरी था इस इंस्टीट्यूशन को, ताकि जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में उसमें भी सुधार आ सके, एंड टू इंश्योर देयर ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये स्टेट लिस्ट में आता है, एंड जो कि 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव है अकॉर्डिंगली एनेक्टेड लेजिस्लेशन ऑन द cooperative societies within the framework of the state acts. Growth of the cooperatives on the large scale was envisaged as part of the effort for securing social, यहाँ पे बात आती है सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक जस्टिस की, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट जो हो रहा है इंडिया का वो एक प्रॉपर मैनर में हो सके। उसके बाद ये एक्सपीरियंस करता है कि एक्सपेंड किया जाए कोऑपरेटिव्स को एंड देयर परफॉर्मेंस को, ताकि वो अच्छे से चल सके एंड क्वालिटेटिव भी बने क्वांटिटेटिव के साथ साथ, एंड हैज़ नॉट बीन, अगर वो डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं पहुंच पा रही है तो उसको डिज़ायर्ड लेवल पे पहुंचाया जा सके। इसलिए ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की को जो है वो लाया गया। तो जो कंसीडरिंग द नीड फॉर द रिफॉर्म, मतलब हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोविजंस जो है वो बनाए, ताकि इनको जो है सही ढंग से चलाया जा सके। एंड अ स्ट्रॉन्ग नीड हैज़ टू बी फेल्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, की कोऑपरेटिव को जो है फ्री कर दिया जाए फ्रॉम अननेसेसरी आउटसाइड इंटरफेरेंसेस। जो भी इस पे बाहर का प्रेशर पड़ रहा है इसको फ्री कर दिया जाए, ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके, एंड इंश्योर करें कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया जा सके, ताकि ये डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग जो है वो कर सके। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमिट करती है कि वो इंश्योर करेगी कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये अपना काम अच्छे से कर सके, डेमोक्रेटिक वे में कर सके, प्रोफेशनल वे में कर सके, ऑटोनॉमसली कर सके, और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में कर सके। उसके बाद ये रिफॉर्म्स जो है वो जो लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू पार्ट, जो जैसे कि मैंने आपको बताया इंक्लूड कर दिया गया 9 पार्ट। तो ये उन चीज़ों को और मतलब अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं, वर्किंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैसे अच्छी हो सकती है इन सब फंक्शंस के अंदर, तो इसीलिए ये लाया गया। बट ऑल्सो ये चीज़ भी इंश्योर करता है कि अकाउंटेबिलिटी जो है ना मैनेजमेंट की टू द मेंबर्स एंड द अदर स्टेक होल्डर्स, वो भी एक प्रोवाइड करवाए फॉर द डेटरेंस फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, कि अगर किसी ने भी वायलेशन किया किसी भी लॉ का, तो वो मतलब डेटरेंस क्रिएट करे, डर पैदा कर सके कि आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लग सकती है। वो प्रोविज़न हमने पहले देख लिए हैं। तो ये सारा चैप्टर था आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा ऑफिशियल लैंग्वेज पे 58 जो हमारा चैप्टर होगा। एंड आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।